रिसेंटली हमने SBI क्वांट एंड निप्पॉन स्मॉल कैप फंड्स कंपेयर किए थे। उस वीडियो को हमारे व्यूअर्स ने बहुत पसंद किया और कुछ व्यूअर्स ने हमें मिड कैप स्कीम्स के लिए सिमिलर वीडियो बनाने के लिए कहा। सो हियर वी आर। आज हम 3 मिड कैप जायंट्स कंपेयर करेंगे। इन्हें जायंट्स बोलने का एक रीजन है, ये तीनों स्कीम्स मिलकर मिड कैप फंड स्पेस में इन्वेस्टर्स का 42% पैसा मैनेज करती हैं। बाकी के 58% एसेट्स का मैनेजमेंट रिमेनिंग 26 फंड्स करते हैं। सो विच आर दीज जायंट्स जिन्हें हम कंपेयर करने जा रहे हैं? पहला है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, दूसरा कोटक इमर्जिंग इक्विटी और तीसरा स्कीम जिस पर हम फोकस करेंगे वो है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ। इन्वेस्टर्स को तीनों स्कीम्स पसंद हैं। पिछले 2 सालों में इनके एसेट्स में 2x से भी ज्यादा ग्रोथ हुई है। जैसे कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का साइज ग्रू बाय 263%। 2 साल पहले इस स्कीम का AUM 11,000 करोड़ के करीब था, अब ये 40,000 करोड़ के करीब है। इस वीडियो में हम इन फंड्स को उनके रिटर्न्स, रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट स्टाइल के बेसिस पर कंपेयर करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि सेबी मैंडेटेड स्ट्रेस टेस्ट में इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। लेकिन हम यहाँ एक बात ज़रूर क्लैरिफाई करना चाहेंगे, हम इनमें से बेस्ट फंड नहीं ढूंढ रहे, इसीलिए देयर विल बी नो रैंकिंग्स। इंस्टेड वील टेल यू कि इन फंड से क्या एक्सपेक्ट किया जाए, ताकि आप ये डिसाइड कर सके कि कौन सा फंड आपका पैसा डिजर्व करता है। इस वीडियो में फुल ऑन एक्शन है, तो इसे एंड तक जरूर देखें। बट स्टार्ट करने से पहले अ क्विक रिमाइंडर, ये वीडियो आप हमारे हिंदी चैनल पर देख रहे हैं। हमारा एक इंग्लिश चैनल भी है जहां आप हमारी वीडियोस इंग्लिश में देख सकते हैं। और अगर आप म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बेसिक्स समझने में इंटरेस्टेड है तो हमारा एक 5 मिनट फाइनेंस नाम का चैनल भी है। तो आइए सबसे पहले देखें कि इन फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। इसके लिए हम सबसे पहले 3, 5 और 7 एंड 10 ईयर्स के रिटर्न्स पर नजर डालेंगे। HDFC एंड निप्पॉन ने पिछले 3, 5 और 7 साल में मिड कैप बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। इन पीरियड्स में कोटक इमर्जिंग इक्विटी अंडर परफॉर्मर रहा। लेकिन जब हम 10 साल के रिटर्न्स को देखते हैं तो कोटक ने बाकी 2 फंड्स के कंपैरिजन में बेटर परफॉर्म किया है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? दिस इंडिकेट्स कि कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड ने रिसेंट ईयर्स में अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन इसने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंट नहीं किया। जब हम रोलिंग रिटर्न्स को देखते हैं तो हमें एक क्लियरर पिक्चर मिलती है। तो हमने 1 जनवरी 2013 से 7 साल के रोलिंग रिटर्न्स को देखा। इसका मतलब है कि हमने सबसे पहले 1 जनवरी 2013 एंड 1 जनवरी 2020 के बीच के रिटर्न्स देखे, फिर 2 जनवरी 2013 एंड 2 जनवरी 2020 के बीच के रिटर्न्स देखे। इस तरह हमें हर फंड के लिए 1031 रिटर्न्स मिले। तो रोलिंग रिटर्न से पता चलता है कि कोटक इमर्जिंग इक्विटीज ने बाकी 2 फंड्स के कंपैरिजन में बेटर परफॉर्म किया है। इसका 7 इयर्स का एवरेज रोलिंग रिटर्न इज 19.34%। लेकिन यहाँ एक और चीज भी इंटरेस्टिंग है, कोटक के मिनिमम रिटर्न्स बाकी फंड से बेटर हैं। दिस मीन्स अगर आपने वर्स्ट केस सिनेरियो में इस फंड में 1 जनवरी 2013 एंड 1 मार्च 2024 के बीच किसी भी 7 ईयर पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया होता तो आपको मिनिमम 14.17% रिटर्न्स मिलते। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज ने भी बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है, बट निप्पॉन इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड के रिटर्न्स आर सिमिलर टू द बेंचमार्क। इन स्कीम्स के परफॉर्मेंस को स्टडी करने का एक और तरीका है जो आपको बेटर डिसीजन लेने में हेल्प कर सकता है। हम हर कैलेंडर ईयर में इन फंड्स के परफॉर्मेंस को देखते हैं। तो पिछले 10 साल में कोटक इमर्जिंग इक्विटी ने बेंचमार्क को 3 बार अंडर परफॉर्म किया है, जो कि बाकी 2 फंड से बेटर है। इस स्कीम ने बेंचमार्क को 2023 में अंडर परफॉर्म किया और शायद यही रीजन है कि इसके 3, 5 एंड 7 ईयर रिटर्न्स बाकी दोनों फंड से कम है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज ने पिछले 10 में से 4 साल बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया है। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने 10 में से 6 साल बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया है। पिछले 2 साल में फंड ने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है और इस रीसेंट परफॉर्मेंस के चलते लॉन्ग टर्म में फंड का ट्रेलिंग रिटर्न लुक्स गुड। लेकिन रिटर्न सिर्फ हाफ पिक्चर शो करते हैं। आइए इन स्कीम्स को बेटर तरीके से जानने के लिए इनके रिटर्न से हटकर कुछ देखें। फॉर दिस हम पहले देखेंगे कि मार्केट्स करेक्ट होने पर ये फंड्स कितनी बुरी तरह गिर सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स वील एग्जामिन कि ये फंड्स कितने रिस्की हैं।
रिस्क असेस करने के मल्टीपल वेज हैं। सिंपलर अप्रोचेस ये देखना कि मार्केट्स गिरने पर इन फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा। कोई इन्वेस्टर आइडियली ऐसी स्कीम प्रेफर करेगा जो मार्केट्स करेक्ट होने पर भी कम गिरती हो। इसके लिए हमने उन पीरियड्स पर फोकस किया जब मिड कैप इंडेक्स 5% से ज्यादा गिरा था। 2013 से अब तक ये 12 टाइम्स हो चुका है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड ने ऐसे 10 पीरियड्स में बेंचमार्क से बेटर परफॉर्म किया है। निपॉन ने 8 में बेटर किया। इन तीनों स्कीम्स में कोटेक सबसे ज्यादा वॉलेटाइल रहा। 12 में से ऐसे 7 पीरियड्स रहे जब ये बेंचमार्क से कम गिरा। किसी फंड में रिस्क को समझने का दूसरा तरीका है उसकी वॉलेटिलिटी देखना। इसके लिए हमने हर फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन चेक किया। स्टैंडर्ड डिविएशन जितना कम होगा फंड उतना ही कम रिस्की होगा। इन 3 स्कीम्स में HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज लीस्ट वॉलेटाइल है और कोटक इमर्जिंग इक्विटी मोस्ट वॉलेटाइल। निपॉन इंडिया ग्रोथ दोनों के बीच में है। अब क्योंकि हम रिस्क के बारे में बात कर रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि राइजिंग हेल्थ केयर कॉस्ट और अनएक्सपेक्टेड हेल्थ इमरजेंसीज से अपने फाइनेंशियल गोल्स को सेफगार्ड करने के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है? दैट इज बाइंग एडिक्वेट हेल्थ कवर। अगर आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आप ET मनी ऐप पर 1 करोड़ तक का हेल्थ कवर अफोर्डेबल प्रीमियम पर खरीद सकते हैं। सो डू चेक इट आउट। आइए अब नेक्स्ट सेक्शन पर मूव करते हैं जहां हम फंड मैनेजर और फंड्स की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। अमंग इन्वेस्टर्स ये फंड्स पॉपुलर रहे हैं क्योंकि वेल नोन फंड मैनेजर्स इनको लीड कर रहे थे। लेकिन 2023 में कुछ चीजें बदली। सबसे पहले बात करते हैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी की। 2010 से 2023 तक इसे पंकज टिब्रेवाल मैनेज कर रहे थे। अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ साथ इट कंफर्टेड इन्वेस्टर्स की फंड मैनेजर इसे लगभग 13 साल से मैनेज कर रहे थे। लेकिन 2023 में टिब्रेवाल ने अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट फर्म स्टार्ट करने के लिए फंड हाउस क्विट कर दिया। इस फंड को अब अतुल भोले मैनेज करते हैं, जिन्होंने इस साल जनवरी से काम संभाला है। निपॉन इंडिया ग्रोथ के मैनेजर मनीष गुनवानी ने नवंबर 2022 में फंड से एग्जिट किया। उन्हें 2017 में रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के बाद से फंड के टर्न अराउंड का क्रेडिट दिया जाता है। एक और एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर रुपेश पटेल ने लगभग 15 महीने पहले फंड को टेक ओवर किया। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज के केस में चिराग सेतलवाड को फंड मैनेज करते हुए 16 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया है। फंड मैनेजर्स में चेंज का मतलब फंड की स्ट्रैटेजी में चेंज भी हो सकता है। इसीलिए कोटक इमर्जिंग इक्विटी और निपॉन इंडिया ग्रोथ के केस में हमें अभी भी ये देखने की ज़रूरत है कि नए फंड मैनेजर्स किस तरह पोर्टफोलियोज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। बट आइए इन फंड्स की अब तक की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज पर नज़र डालते हैं। सो लेट्स एग्जामिन कि ये फंड्स मिड कैप्स के अलावा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तो सेबी के मैंडेट के अकॉर्डिंग मिड कैप स्कीम्स को अपने एसेट्स का एटलीस्ट 65% मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है। रिमेनिंग 35% फंड मैनेजर जहां चाहे वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी से स्टार्ट करें। सो मिड कैप्स के अलावा ये स्कीम यूजुअली स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है। जैसे मार्च 2021 में स्मॉल कैप्स में फंड ने 24% एलोकेट किया था और पिछले 2 सालों में फंड मैनेजर ने लार्ज एंड स्मॉल कैप्स के बीच बैलेंस मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया। February 2024 में लार्ज एंड स्मॉल कैप्स में एलोकेशन वाज 13% एंड 15% रिस्पेक्टिवली। इसका एक पॉसिबल रीजन ये हो सकता है कि पिछले 2 सालों में फंड का AUM लगभग 25,000 करोड़ से बढ़कर 60,000 करोड़ हो गया है। एट दिस साइज कोई फंड मैनेजर लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट करने में कंपेल हो जाएगा। वैसे लार्ज कैप एक्सपोजर बढ़ने से स्कीम के परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ा है। तो अब आइए कोटक इमर्जिंग इक्विटी पर नजर डालते हैं। अब ये स्कीम भी लार्ज कैप्स के कंपैरिजन में स्मॉल कैप्स प्रेफर करती है। एज अगेंस्ट HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, इस स्कीम का स्मॉल कैप में एलोकेशन 20% से कम रहा है। फंड मैनेजर चेंज होने के बावजूद एलोकेशन में कोई खास चेंज नहीं हुआ। February 2024 में लार्ज एंड स्मॉल कैप्स में एलोकेशन वाज 13% एंड 15% रेस्पेक्टिवली। निपॉन इंडिया ग्रोथ का कोई स्पेसिफिक प्रेफरेंस नहीं है। फंड मैनेजर ने कभी स्मॉल कैप्स में एलोकेशन बढ़ाया और कभी लार्ज कैप्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया। फंड मैनेजर ने कभी स्मॉल कैप्स में एलोकेशन बढ़ाया और कभी लार्ज कैप्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया। प्रेजेंटली इसका लार्ज कैप्स में 23% एलोकेशन है और स्मॉल कैप्स में सिर्फ 10%। लेकिन यहाँ जो पॉइंट स्टैंड आउट करता है वो है इस स्कीम की कैश एंड डेट होल्डिंग्स। जहाँ HDFC और कोटक ने डेट एंड कैश में 6.7% और 2.7% एलोकेशन रखा है, वहीं इन निपॉन इंडिया ग्रोथ इट्स ओनली 1.3%।
राइजिंग मार्केट में इससे बेटर रिटर्न्स मिलने में हेल्प हो सकती है, लेकिन अगर मार्केट्स करेक्ट होते हैं तो ये रिस्की भी हो सकता है। लेट्स समराइज व्हाट वी हैव लुक्ड एट सो फार। सो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज एंड कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का स्मॉल कैप एलोकेशन ज्यादा है। ऑन द अदर हैंड निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग एलोकेशन चेंज करता है। तो इसके बाद आइए देखें कि क्या फंड मैनेजर्स फ्रीक्वेंटली स्टॉक्स खरीदते या बेचते या फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। इसके लिए हम पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो नाम का एक मेट्रिक यूज करेंगे। अब पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो से हमें पता चलता है कि फंड मैनेजर कितना फ्रीक्वेंटली स्टॉक्स खरीदता और बेचता है। अगर ये रेशियो 100 से ज़्यादा है तो मतलब एक साल में पूरा पोर्टफोलियो चेंज हुआ है। If you look at the latest portfolio turnover, the ratio for all schemes is lower than the category average. अगर हम लेटेस्ट पोर्टफोलियो टर्नओवर देखें तो सभी स्कीम्स में ये रेशियो कैटेगरी एवरेज से लोअर है। इसका मतलब ये है कि ऑल 3 फंड मैनेजर्स प्रेफर बाइंग एंड होल्डिंग द सिक्योरिटीज। आइए हिस्टोरिकल ट्रेंड पर भी नजर डालते हैं। फरवरी 2024 तक HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 15 रहा और हिस्टोरिकली फंड का रेशियो ज्यादातर 10 और 20 के बीच में था। इससे पता चलता है कि फंड मैनेजर चिराग सिटलवाड को अपने स्टॉक पिक्स में हाई कन्विक्शन है और वो बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। 2024 तक कोटक इमर्जिंग इक्विटी का पोर्टफोलियो टर्नओवर 9.65 था, लेकिन अगर ट्रेंड पर नजर डालें तो फरवरी 2022 से पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो में गिरावट देखी गई है। अब ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि नए फंड मैनेजर का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का स्टाइल डिफरेंट है। लास्टली निपॉन इंडिया ग्रोथ का फरवरी 2024 तक पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 15 है। यहाँ तक कि इस स्कीम के पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो में भी सिग्निफिकेंट गिरावट देखी गई है। फरवरी 2019 में 163 से ये फरवरी 2024 में 15 पर आ पहुंचा है। कोई फंड अपने पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होल्ड करता है, इससे भी हमें फंड की स्ट्रैटेजी के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। हायर नंबर ऑफ स्टॉक्स का मतलब हो सकता है कि फंड रिस्क को स्प्रेड कर रहा है और ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर रहा है। इस केस में यूजुअली फंड आउटसाइज्ड रिटर्न्स नहीं दे सकते, बट मार्केट करेक्ट होने पर ये शायद कम गिरें। फ्यूअर स्टॉक्स कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो का सिग्नल देते हैं। जब मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है तो ऐसे फंड ज़्यादा रिटर्न्स दे सकते हैं, लेकिन मार्केट्स के गिरने पर ये रिस्की भी हो सकते हैं। सो एज ऑफ फरवरी 2024 HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज के पास 68 स्टॉक्स थे। निपॉन इंडिया ग्रोथ के पोर्टफोलियो में 95 और कोटक इमर्जिंग इक्विटी के पास 72 स्टॉक्स थे। HDFC एंड कोटक की अप्रोच बैलेंस्ड है। हायर AUM के बावजूद इनके पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक्स कम है। ऑन द अदर हैंड निपॉन इंडिया इन तीनों फंड्स में सबसे छोटा है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स ज़्यादा है। फाइनली इन स्कीम्स के स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट पर नज़र डालते हैं। अब अगर आप इस स्ट्रेस टेस्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो लेट मी गिव यू द कॉन्टेक्स्ट। रिसेंटली सेबी चीफ ने मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स के हाई वैल्यूएशंस पर कंसर्न एक्सप्रेस किया। वहीं मार्केट रेगुलेटर ने म्यूचुअल फंड हाउसेस से स्ट्रेस टेस्ट कराने को भी कहा था। स्ट्रेस टेस्ट रिपोर्ट में फंड हाउसेस हैड टू रिवील कि उन्हें अपनी मिड एंड स्मॉल कैप स्कीम्स का 25% और 50% लिक्विडेट करने में कितने दिन लगेंगे। प्राइमरीली मार्केट के क्रैश करने के दौरान इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा किया गया था। यहाँ कोटक इमर्जिंग इक्विटी को पोर्टफोलियो का 50% लिक्विडेट करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, जो कि 34 डेज है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज को पोर्टफोलियो का 50% लिक्विडेट करने में 23 दिन लगेंगे और निपॉन इंडिया ग्रोथ को 7 दिन। ये स्ट्रेस टेस्ट इन स्कीम्स में लिक्विडिटी को समझने के लिए यूजफुल है, लेकिन किसी फंड में इन्वेस्ट करते समय अपना डिसीजन सिर्फ इस पैरामीटर के बेसिस पर ना लें। इसके साथ हम इस वीडियो के लास्ट पार्ट पर आते हैं। अगर हम एनालिसिस को समराइज करें तो यहाँ की फाइंडिंग्स हैं। नंबर 1, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी एक्सीलेंट डाउनसाइड प्रोटेक्शन ऑफर करता है। इसने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म किया है। नंबर 2, कोटक इमर्जिंग इक्विटी ने लॉन्ग टर्म में बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है, बट लास्ट 2 ईयर्स में फंड ने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया है। ये सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल भी है। नंबर 3, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने लॉन्ग टर्म में बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया है, बट 2023 में न्यू फंड मैनेजर अपॉइंट किया गया और रिसेंटली फंड ने अच्छे रिटर्न्स डिलीवर किए। नंबर 4, इन्वेस्टमेंट स्टाइल की बात करें तो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज एंड कोटक इमर्जिंग इक्विटी के पास अब सिग्निफिकेंट लार्ज कैप स्टॉक्स हैं। नंबर 5, ऑन द अदर हैंड निपॉन इंडिया ग्रोथ में लार्ज एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स के लिए एलोकेशन बैलेंस्ड है। नंबर 6,
तो ये तीनों फंड्स बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। नंबर 7, स्ट्रेस टेस्ट में निपॉन इंडिया ग्रोथ वाज द बेस्ट, लेकिन HDFC और कोटक भी डिसअपॉइंट नहीं कर रहे हैं। नंबर 8, HDFC के फंड मैनेजर 16 साल से भी ज़्यादा टाइम से फंड के साथ जुड़े हुए हैं। कोटक और निपॉन में रिसेंटली फंड मैनेजर्स चेंज हुए हैं। दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन ये देखना बाकी है कि वो इस लेगेसी को किस तरह आगे बढ़ाते हैं। इसी के साथ वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो आई रेकमेंड कि आप स्मॉल कैप फंड्स का हमारा सिमिलर कंपैरिजन ज़रूर देखें। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.